हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सिंप्लीफाइड बाय प्रतीक सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का टॉपिक मैट्रिसेस, जो कि आपके सीबीएसई और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये टॉपिक बहुत सिंपल है और अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए तो इस टॉपिक के क्वेश्चन क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीबीएसई लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो चीजें कवर करेंगे वो है मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे मैट्रिसेस क्या होता है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देन वी विल स्टार्ट विद टाइप ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट विल बी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड देन कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे। तो विदाउट डिले चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैट्रिसेस होता क्या है। लेट अस गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो, मैट्रिसेस समझने का सबसे आसान तरीका हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बहुत काउंट करते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 4 लोगों के सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बताए, मैं कहता हूं रोहित के जो फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे 50 है, 1000 यूट्यूब पे और 250 स्नैपचैट पे। एक अश्विन है जिसके फॉलोअर है 250 इंस्टाग्राम पे, 2000 यूट्यूब पर, 150 स्नैपचैट पे। दीपक के 150 इंस्टाग्राम, 1500 यूट्यूब और 350 स्नैपचैट पे। और मोंटी जो है उसके 245, 1345 और 345। अब इसी डेटा को मैंने जो ये स्टेटमेंट वाइज लिखा है, इसी को मैं कोशिश करता हूं एक टेबल में रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो अगर मैंने इस टेबल में रिप्रेजेंट किया तो मैंने यहां पे आप देखोगे नाम लिख दिए रोहित, अश्विन, दीपक और मोंटी। और यहां पे मैंने जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट, ये इधर लिख दिए, इधर लिख दिए और यहां पे मैंने सबके नंबर लिख दिए। तो अगर आप देखोगे तो आप या तो इसे नाम दोगे टेबल, और इस टेबल को आप कहोगे बेसिकली रेक्टेंगल टेबल। क्योंकि आप देखोगे क्या कहते हैं रेक्टेंगल क्यों कहेंगे। अगर हम देखें यहां पे इसके ये जो चीजें हैं, दीज विल बी कॉल्ड रोज। और अगर मैं इन सब की बात करूं तो ये आपकी कहलाएंगी कॉलम। ये सारे जितने भी हैं ये कहलाएंगे कॉलम। तो अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास 4 रोज हैं इधर, और ये जो अगर मैं देखूंगा तो ये 3 कॉलम है। तो आपने क्या किया, इस डेटा को रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसे हम लोग पहले टेबल कहते हैं। इसी चीज को अगर मैं किसी डेटा को विद द हेल्प ऑफ रोज और कॉलम रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। तो जो हमारा मैट्रिसेस है वो बेसिकली इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा यूजिंग रोज एंड कॉलम। तो अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो मैट्रिक्स जो है इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन रोज एंड कॉलम सो एज टू फॉर्म रेक्टेंगुलर अरे। तो सबसे बेसिक चीज है मैट्रिसेस जब भी हम लोग लिखेंगे तो इसमें 2 पार्ट जरूर होंगे, रोज और कॉलम। तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसमें जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दीज आर कॉल्ड रोज, एंड जो वर्टिकल लाइंस होती हैं दे आर कॉल्ड कॉलम। तो मैट्रिसेस इज कंपोज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम। अब बात आती है इसके अंदर जो हमने ये नंबर लिखे हैं। अगर मैं बात करूं 50, 1000, 250, ये जितने भी नंबर जो भी अंदर ये हो नंबर दिखे हैं या जो भी डेटा होगा, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर मेरे को किसी भी मैट्रिक्स में इनकी बात करनी है तो दीज ऑल विल बी एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हम लोग एक सिंपल सी बात करें, मान लीजिए मुझे एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले बात है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। वो कैपिटल लेटर चाहे ए हो सकता है, बी हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया ए से, तो ए इज इक्वल टू, हमने एक रेक्टेंगुलर वो बनाया, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उन सबको अगर मैं लिख दूंगा, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर मान लीजिए यही एलिमेंट को मेरे को लिखना है तो मैंने यहां पे क्या किया, कोई भी एक्सप्लेनेशन में अगर मुझे कुछ डेटा लिखना है मैंने यहां पे लिख दिया 30, -20, 50, 50, 32, 60, 30, 40, -20। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है रोज हो गई, कॉलम। तो अगर किसी भी डेटा को मैं रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैट्रिसेस क्या है। अब बात करते हैं देखो एलिमेंट की। अब अगर मान लो मैं ये एलिमेंट लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिखा 30, 50, 32, ये कोई एलिमेंट लिखा। अब मुझे किसी एलिमेंट की पोजीशन बतानी है कि वो एलिमेंट की पोजीशन क्या है। तो अगर मैं बात करूंगा, मान लो मैं बात करता हूं 50, तो अगर मैं देखूंगा, मैं कहूंगा अगर हम लोग यहां से देखें तो ये क्या है आपका रो
2 और यहां पे क्या है कॉलम 1। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैं लिखूंगा A21 इज इक्वल टू 50। ये कैसा है देखो, ये जो लेटर है अगर मेरा ये कैपिटल है तो मैं स्मॉल ए लिखूंगा, ये कैपिटल भी है तो मैं स्मॉल भी लिखूंगा, जो भी कैपिटल में उसका स्मॉल लिखूंगा। और नीचे जो है ये पहला जो लेटर रहता है इट रिप्रेजेंट रो और दूसरा जो लेटर रहता है इट रिप्रेजेंट कॉलम। तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में ये बता देता हूं कि एलिमेंट कौन सा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए, अब जिससे दो तरह क्वेश्चन आता है, अगर मान लो मैं पूछूं A32 क्या है, तो A32 मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स ए का थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो में गए रो 3, सेकंड कॉलम में गए ये रहा, तो हम लोग कौन सा एलिमेंट उठाया 30, तो आपने कह दिया A32 30 है। अब यही मैं पूछूं -20 की क्या पोजीशन है, अगर मैंने कहा ये जो -20 इसकी क्या पोजीशन है, तो अगर मैं देखूंगा हमने फिर से कहा A3 थर्ड रो और यहां से थर्ड कॉलम तो A33। तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट जो हैं अगर मैं जनरल फॉर्म में बात करूं तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर AIJ। AIJ में ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है। तो एनी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट बाय अ कैपिटल लेटर and its corresponding element, any corresponding element is represented by AIJ, जहां पे I आपका डिनोट करेगा रो और J आपका डिनोट करेगा कॉलम। तो आप इन शॉर्ट दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट जहां पे I डिनोट्स रो और J डिनोट्स कॉलम। तो अगर हम नीचे देखें एक ही अगर मान लीजिए मैट्रिक्स है तो इसका पहला एलिमेंट जो है जनरल एलिमेंट दैट विल बी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 इज सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। गोइंग ऑन अगर मैं नीचे देखूं ये तो A31 क्या हुआ बच्चों, A31 विल बी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं बात करूं A33 की, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, अगर A33 की बात होगी दैट विल बी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स के जनरल रिप्रेजेंटेशन की, तो अगर हम लोग जनरली ले लेते हैं अगर मैट्रिक्स के n कॉलम है और मैंने कहा m रोज है, यहाँ पे m रोज हो गई 1 से लेके m, और अगर n कॉलम है तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा तो पहला एलिमेंट अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का लिखता हूं तो डेट विल बी A11, अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड का लिखता हूं तो डेट विल बी A12 एंड सो ऑन लास्ट तक अगर फर्स्ट रो और n कॉलम का एलिमेंट होगा तो A1n हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम नीचे जाते जाएंगे तो अगर मैं लास्ट रो की बात करूंगा mth रो की, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट m रो फर्स्ट कॉलम का होगा AM1। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार हमने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था उसी पे जाते हैं। अगर इसी एग्जांपल को ये जो टेबल की फॉर्म में लिखा है अगर मैं इसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने लिख दिया एक मैट्रिक्स, मान लीजिए B लिख दिया, तो B स्क्वायर ब्रैकेट डाले। अब हमारे हम लोग देखेंगे यहां पे हमारे 4 रो है और 3 कॉलम है, तो अगर मैं उसे लिखना चाहूंगा तो मैंने यहां पे 50,000 250, फिर आगे देखते हैं 250 2000 150, वन 1500 350, और ये हमारा हुआ 350, और लास्ट में आ गया 245 1345 और 345, 245 1345 और 345। दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन ए फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आपके ये 4 रो हो गई और ये 3 कॉलम हो गए। तो अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो हो गया 50, ये 250। इस तरह से हमारे कोई भी मैट्रिक्स को, कोई भी टेबल या किसी भी रो और कॉलम को हम लोग मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज योर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर के लिए बहुत सिंपल सा है, देखो अगर किसी मैट्रिक्स को हम लोग रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी चीज को अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम है, तो अगर मैं m क्रॉस n लिख दूं तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर बच्चों कुछ नहीं होता, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम को m इंटू n करके लिख दूं नीचे, तो ये जो होता है डेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में मैं कहूं मेरे 4 रो है 3 कॉलम है, तो यहां स्टार्ट आखिरी में मैं लिख दूंगा 4 क्रॉस 3।
दिस डिनोट, तो बेसिकली क्या है, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं बी इक्वल्स टू बी आई जे 3x4, इसका मतलब है मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रो होंगी 4 कॉलम होंगे। हमेशा पहला जो होता है ये जो होगा आपका, ये रो डिनोट करता है और ये कॉलम डिनोट करता है। अब देखो इससे इंटरेस्टिंग चीज होती है, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 3 रो है 4 कॉलम है, तो इसके टोटल एलिमेंट्स, अगर मैं बात करूं उस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, डेट विल बी इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 12। तो अगर मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे किसी भी मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गिव द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इट इन्फॉर्म्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। इफ m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका m क्रॉस n हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन एज m इंटू n। तो अगर एक मैट्रिक्स में 3 रो और 4 कॉलम है तो उसका ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 3x4 और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट में कह दूंगा 12। तब इसका फायदा कहां पे होता है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक मैट्रिक्स बनाने को कहा, मैंने आपको कहा एक मैट्रिक्स है ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 3j, और मैंने कहा एक ए आई जे जो है दिस इज इक्वल टू दिस, और मैंने कहा एक 2x3 का मैट्रिक्स बनाओ। अब देखो सबसे पहले हमें देखना है 2x3 मतलब क्या हुआ, मेरे रोज कितनी हुई, कितनी हुई 2, और कॉलम कितने हुए 3। तो मैंने क्या किया, एक जनरल फॉर्म लिख दी मैट्रिक्स की, अगर 2 रो है और 3 कॉलम तो पहला एलिमेंट क्या होगा A11 A12 A13, और अगर मैं इधर बात करूं तो A21 A22 A23। तो मुझे इस तरह का मैट्रिक्स बनाना है, ये ऑर्डर जो है वो 2x3 हो गया। तो देखो अगर मुझे A11 निकालना है, बहुत सिंपल सा है, अगर मैं देखूं I यहां पे क्या है 1 और J भी क्या हुआ 1, तो A11 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3, ए आई की जगह 1 डाला, जे की जगह 1 डाला, मेरा आ गया -2। अगर मैं बात करूं A12 की, देखो सिंपल है ना, यहां पे देखो आई क्या है 1, जे क्या है 2, तो मेरा बच्चों क्या हो गया 1 माइनस 3 इंटू 2 1 माइनस 6 माइनस 5। अगर मैं बात करूं A13 की, तो 13 क्या होगा 1 माइनस 3 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू -8। तो आपके 3 एलिमेंट आ गए A13। सिमिलरली अगर मैं आगे के भी निकालना चाहूंगा तो वो भी निकल जाएंगे, चलो एक बार निकाल लेते हैं। A21 आई को 2 डाला और जे को मैंने डाला 1, तो ये हो गया आपका -1। A22 विल बी 2 माइनस 6 -4, और A23 क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 इंटू 3 2 माइनस 9 विल बी -7। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखूं, देखो A11 है मेरा -2, तो मैंने क्या किया इस मैट्रिक्स को बनाया, A इज इक्वल टू यहां पे लिखा -2 A11 की जगह, A12 आपका क्या है 1 माइनस 6, बच्चों यहां पे लिख दिया -5, यहां पे लिख दिया -8, A21 विल बी -1, A22 विल बी -4 और A23 आपका आ जाएगा -7। तो ये आपका एक 2x3 का मैट्रिक्स बन गया। तो देखो बहुत सिंपल है, आई और जे आपको पता होने चाहिए। आई जो है डेट डिनोट्स नंबर ऑफ रोज, जे डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मैं कह रहा हूं 2x3, तो आई जो है वो मेरा होगा 1 या 2, ये हो गया आपका एक तरह से 1 रो 1, और ये हो गया रो 2, और कॉलम मेरे होंगे 3। तो इस तरह से मैं किसी भी मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकता हूं। तो अगर मैं बात करूं एक मैट्रिक्स के जनरल रिप्रेजेंटेशन की, तो एक मैट्रिक्स जो होता है जनरली रिप्रेजेंट होता है ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां पे आपका आई मतलब जो आपका रो है, ये जो है आई, इसकी वैल्यू 1 से लेके m तक जाएगी। जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूं मेरे 4x4x3 है, तो मेरा आई जो है वो क्या होगा, आपका आई की वैल्यू क्या क्या होगी, देखो 1 से क्यों शुरू होगी, पहली रो 1 हो सकती है, 0 तो हो नहीं सकती, तो 1 2 3 और 4। और अगर मैं जे की बात करूं 1 से लेके n, तो जे की वैल्यू जो है वो जाएगी आपकी 1 2 3। तो इसलिए मैंने कहा ए आई जे एम क्रॉस एन, तो अगर मैं एलिमेंट लिखूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, इस तरह से मेरा पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। आई और जे दोनों बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं, और कोई भी रो या कॉलम 1 या 2 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो आई जे बिलोंग्स टू एन। तो ये आपको एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, ये रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2,
अगर मैं डायमेंशन या ऑर्डर लिखूं तो डेट विल बी 3 रो 2 कॉलम, तो 3x2 आपका ये हो गया और ये सारे आपके एलिमेंट हो गए। लास्ट में एक प्रैक्टिकल यूज आता है देखो मैट्रिक्स का, ये हमारे ज्यादातर सीबीएसई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको कोई वर्टेक्स, आपको पता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पॉइंट सारे x, y के फॉर्म में होते हैं, तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स के, अगर मान लो मैंने आपको एक स्क्वायर या एक कोऑर्डिनेटर के 4 पॉइंट दे दिए A10 BCD, अगर आप ये जो 4 पॉइंट और मैंने कहा मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दो, तो आपने मान लो मैट्रिक्स अगर x है तो यहां पे आपने 4 पॉइंट ले लिए ABCD, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया 1 0, B के कोऑर्डिनेट 3 2, C के 1 3 -1 2, इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये आपकी मर्जी है कि आप मैट्रिक्स को किस ऑर्डर में या कैसे रिप्रेजेंट करो। अगर आपको मैट्रिक्स बनाना है तो डेट इज अप टू यू, आप उसे किस फॉर्म में या कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो जब आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से यूज करना है, वो हम आगे वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे। अभी के लिए ये एक जनरल यूज है मैट्रिक्स का। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स तो समझ में आ गया, हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो आ गया। अब हमारे अलग अलग तरह के मैट्रिक्स होते हैं। देखो बहुत सिंपल है, हमारा एक मैट्रिक्स जो जनरल होता है दैट इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ऑर्डर है 3x4, तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो ऑर्डर के बेसिस पे सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपका कोई मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है, ओनली वन कॉलम, रोज जितने मर्जी हो लेकिन कॉलम एक है, तो डेट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये दिए हुए देखो, इस वाले में 4 रो है लेकिन कॉलम एक है। तो अगर मैं बात करूं जनरल, तो एक आपका मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस 1 हो जाएगा। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो ए विल बी इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस 1, जहां पे आपका ऑर्डर में रोज जो है वो तो चेंज होती रहेंगी लेकिन आपका कॉलम जो है वो 1 रहेगा बेटा। ठीक है, क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। अगला जो होता है डेट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसका उल्टा हुआ, इसमें एक रो होगी और कॉलम जितने मर्जी होंगे। तो इसका जो ऑर्डर है, अगर मैं बात करूं बी इज इक्वल टू बी आई जे, यहां पे मैं लिख दूंगा 1 क्रॉस एम। तो आपका देखो आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, मतलब आपका जो रो है वो 1 ही रहेगी। तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूं, यहां पे बी आई को अगर मैं फिक्स कर दूं तो B1J भी लिख सकता हूं, क्योंकि B11 B12 B13 ऐसे चलेगा। ऐसे ये AI1 भी हो सकता है, लेकिन जनरल क्योंकि हमें AIJ की फॉर्म में लिखना है तो AIJ M क्रॉस 1, तो J की वैल्यू तो 1 ही रहेगी क्योंकि कॉलम एक है, और रो मैट्रिक्स में आपकी रो की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि आपके कॉलम चेंज होंगे लेकिन रो जो है वो 1 रहेगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m इज इक्वल टू n। अगर आपके रोज और कॉलम बराबर हो जाते हैं तो दिस मैट्रिक्स जो आपका एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अगर उसमें रोज और कॉलम बराबर है तो वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर बन जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, जैसे आपका दोनों साइड रेक्टेंगल की बराबर हो जाती है लेंथ और ब्रेड, तो वो क्या बन जाता है स्क्वायर। ऐसी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर मेरा नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो गए तो उसी को नाम में स्क्वायर मैट्रिक्स दे देता हूं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मैं सबसे बेसिक बात करूं तो मेरा मैट्रिक्स जो होगा वो होता है आपका 2x2 का। तो अगर मैं 2x2 की बात करूंगा, तो अगर मेरा कोई मैट्रिक्स है 2x2, तो ये जो है पहला जो है 2 3 -1 4, ये आपका 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसी में अगर मैं 3x3 की बात करूं मान लो, तो ये क्या होगा आपका 1 -1 3 3 2 -1 4 0 -2। जब आपके 3 रो 3 कॉलम हो गए तो ये आपका हो गया 3x3 का मैट्रिक्स, ये आपका हो गया 2x2 का मैट्रिक्स, और सबसे सिंपलेस्ट सबसे छोटा मैट्रिक्स होगा 1x1 का, लेकिन ये नॉर्मली एक नंबर ही हो जाता है तो हम लोग कंसिडर नहीं करते 1x1। तो आपके सीबीएसई में ज्यादातर 3x3 तक मैट्रिक्स आते हैं। तो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे रोज और कॉलम बराबर है, दिस इज 2x2, दिस इज 3x3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n को m, तो इसे m के से ही डिनोट कर देते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 अंडरस्टूड है। नेक्स्ट देखो, अगर आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसमें एक खासियत होती है
इसके वो एलिमेंट जिसमें आपके रो और कॉलम बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल A11, A22, A33 या सो ऑन, ये जो होते हैं दीज आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में वो एलिमेंट जिसमें आपके रोज और कॉलम बराबर है, दीज आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये जो है आपके 1, 2, -2, ये आपके डायगोनल एलिमेंट हो गए। ऐसे इसमें 2 और 4 आपके डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो ये बेसिकली किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जहां पे रो और कॉलम बराबर है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है, आगे के जो मैट्रिक्स है, उसमें सबसे पहले आता है नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आपके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाते हैं और खाली डायगोनल एलिमेंट बचते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम बात करें, एक मैट्रिक्स मैंने लिया P, इसमें 2, 0, 0, 0, -3, 0, 0, 0, 5। अगर आप देखोगे मेरे जो डायगोनल एलिमेंट है वही खाली इसमें है, इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर सारे के सारे एलिमेंट आप देखो जीरो है, खाली मेरे ये डायगोनल एलिमेंट 2, -3 और 5 है और सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये मैट्रिक्स जो है दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर मैं देखो इसकी जनरल फॉर्म लिखू इस मैट्रिक्स की, तो मैं क्या लिखूंगा, B इज इक्वल टू BIJ। ओके, B इज इक्वल टू BIJ, वेयर BIJ इज इक्वल टू 0 अगर I इज नॉट इक्वल टू J। जहां पे आपका BIJ 0 हो जाए, अगर I और J बराबर नहीं है, तो डेट विल बिकम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की एक्सटेंशन होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की एक्सटेंशन होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम आ जाते हैं, अगर आपके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते हैं, तो डेट बिकम्स आपका स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसी में अगर मैं इसे 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 लिख दूं, तो ये जो है दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक तरह से आपका जनरल जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको और रिप्रेजेंट, उसको और स्पेसिफाई कर दिया। अगर इसमें ये सारे एलिमेंट डायगोनल, और तो सब चीजें सेम है और बचे हुए एलिमेंट सब जीरो हुए, लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल हो जाते हैं, तो डेट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसमें अगर आप देखोगे, हम अगर इसकी बात करें, तो BIJ will be equal to 0 if I is not equal to J and BIJ is equal to any constant value K अगर I is equal to J. This is representation of any scalar matrix. लास्ट इसमें आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, और आगे अगर आप क्वेश्चन करोगे उसमें भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत जरूरी होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, इसी को अगर मैं, बहुत सिंपल है, अगर मैं कह दूं मेरे डायगोनल एलिमेंट सारे 1 है और बचे हुए सब 0, तो अगर मेरे डायगोनल एलिमेंट में 1 आ जाता है, तो डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका डायगोनल एलिमेंट जो है डेट बिकम इक्वल टू 1। तो इसमें आपका सबसे छोटा, अगर मैं I2 लिख रहा हूं, I2 का मतलब देखो, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स है जिसकी डिनोशन मेरे मैथ्स में फिक्स है। अभी तक आपने पढ़ा मैट्रिक्स किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय I, दिस इज स्टैंडर्ड। तो अगर मैं I2 लिख रहा हूं, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो मैं इसे लिखूंगा 1, 0, 0, 1। और अगर मैं बात करूंगा I3 की, तो I3 मतलब सीधे हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विच विल बी इक्वल टू 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो यही सेम चीज को अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज पढ़े तो क्या हो जाएगी आपकी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूं, तो AIJ इज इक्वल टू 0 अगर I इज नॉट इक्वल टू J। ठीक है, अगर I और J बराबर नहीं है तो क्या होगा भाई, सारे एलिमेंट 0। लेकिन अगर AIJ विल बी इक्वल टू 1 देन I इज इक्वल टू J।
तो आपका कोई भी ये सारे मैट्रिक्स देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स से लेके स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डायगोनल मैट्रिक्स, देन स्केलर मैट्रिक्स एंड देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑल आर इंटरलिंक्ड, सारे के सारे इंटरलिंक्ड है। अगर मैं इसकी समरी की बात करूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स से हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स रोज और कॉलम इक्वल। डायगोनल मैट्रिक्स सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, खाली डायगोनल एलिमेंट होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स से जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट बिकम्स इक्वल, और अगर वही इक्वल होते होते सारे वन हो गए तो हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैं टेबल में बात करूं, देखो इसे इनडायरेक्टली पढ़े, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल भी होगा, स्केलर भी होगा, आइडेंटिटी तो खैर हो गई। स्केलर की बात करूं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल होगा, स्केलर स्केलर तो होगा एंड आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में वन होना चाहिए। डायगोनल जो है दैट विल बी स्क्वायर एंड डायगोनल, और इसके स्क्वायर जो है वो तो स्क्वायर होगा। तो एक तरह से ये हमारा मैट्रिक्स का टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, देन हमने किया स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों, देन स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद आपका आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लास्ट में आपका आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, अगर सारे एलिमेंट मैट्रिक्स जीरो है, सब डायगोनल नॉन डायगोनल सब जीरो है, इट इज ए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम जीरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसे अगर मैं ऐसे लिख दूं 0 0 0 0, तो ये सारे के सारे आपके जीरो मैट्रिक्स हो जाएंगे। जीरो मैट्रिक्स हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, बट इसका हमारे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। मेन इंपॉर्टेंस हमारी आई की होती है। आई फिर से आप याद रखेगा, I2 is identity matrix of order 2 and I3 is identity matrix of order 3। लास्ट टॉपिक हमारे इस लेक्चर का आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके लिए दो कंडीशन मेन होती है। पहली कंडीशन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 2 1 3 2, और अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 2 -1 3 3 2 1, तो भैया ये चाहे एलिमेंट अंदर के ये भी बराबर है तो भी इट इज नॉट इक्वल। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो, अगर ऑर्डर इक्वल नहीं, इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 3, जब तक आपके बोरा का पूरा मतलब रो के बराबर और कॉलम कॉलम के बराबर नहीं है, दो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो पहली कंडीशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। अब अगर ऑर्डर इक्वल है तो हम लोग बात करते हैं सारे के सारे जो एलिमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल होने चाहिए। इसे समझते हैं। मान लो एक ए मैट्रिक्स मैंने दिया 2 -1 1 3 2 1। एक मैट्रिक्स में बी ले लेता हूं 0 -2 2 3 -1 2। एक मैट्रिक्स सी ले लेते हैं 0 -2 2 3 -1 3, और एक मैट्रिक्स डी ले लेते हैं 2 -1 1 3 2 1। अब देखिए, आप अगर ए बी सी डी चारों को देखोगे तो चारों का जो ऑर्डर है वो सेम है 2 क्रॉस 3। तो अच्छा, पहली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई होगी, मतलब ये सारे मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो मैं अब अंदर के एलिमेंट चेक करूंगा। देखो, अगर मैं ए का एलिमेंट देखूं 2, अगर मैं इसमें मैच करूं, ये मैच हो रहा है 2 -1 1 -1 1 3 2 1, तो मैं कह सकता हूं ए इज इक्वल टू डी, क्योंकि अंदर के सारे एलिमेंट जो है दे आर मैचिंग टू ईच अदर, तो दे बोथ आर इक्वल। लेकिन अगर मान लो मैं बी और सी को देखूं, देखो 0 -2 2, अरे भाई मैच कर रहा है, 3 -1 ये मैच कर रहा है, लेकिन ये 2 है ये 3 है। अगर एक भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अनइक्वल हो जाता है तो मैं कहूंगा मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर शुड बी इक्वल, एंड सेकंड आपके जितने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है A11 B1 A11 B11 के बराबर, A12 B12 के बराबर, A13 C13 के बराबर, मतलब जो भी एलिमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग वो सारे बराबर होने चाहिए। अगर एक का भी फर्क हुआ तो वो मैट्रिक्स जो है वो आपका अनइक्वल होगा। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम लोग अगर फिर से देखें तो हमने आज पढ़ा मैट्रिसेस इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैंने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, देन वी स्टडी टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने अलग अलग तरह के मैट्रिक्स पढ़े। नेक्स्ट वाज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग कुछ एग्जांपल करते हुए इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के 3.1 के पहले के एग्जांपल हैं। तो अगर मैं पहला एग्जांपल देखूं तो देखो, पहले एग्जांपल में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्री। ये आपको 3 फैक्ट्री दी हुई है,
1 2 और 3, 3 फैक्ट्री दी है बच्चों। और ये मुझे, ये हमारा ऐसे एग्जांपल हो गया जैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम फेसबुक का एग्जांपल लिया, तो ऐसे एग्जांपल दे दिया। ये मैन वर्कर है, वुमेन वर्कर है। ऐसे पहले कहते हैं रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। चलो 3x2 मतलब क्या हुआ, 3 रो हुई मेरी, रो कितनी हो गई 3, शाबाश। और कॉलम कितने हो गए 2। तो बहुत बढ़िया है, मुझे 3 रो चाहिए 2 कॉलम चाहिए। मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया ए, करेक्ट, 3 रो। तो 3 रो में क्या होगा, देखो ये फैक्ट्री आ जाएंगी, मैंने बाहर लिख दिया फैक्ट्री 1 2 3, और यहां पे मैंने लिख दिया मैन और ये वुमेन। अब ये क्या हुआ आपका, देखो 30 25 27, यही है। फैक्ट्री 1 में मैन जो थे वो इधर लिख दिए, फैक्ट्री 2 के मैन इधर लिख दिए, फैक्ट्री 3 के मैन इधर लिख दिए। वुमेन कितनी है 25 31 26। अच्छा अब देखो, ये तो हमने इस क्वेश्चन को कर दिया रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ 3x2। मान लो हम क्वेश्चन चेंज कर देते, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये कह देते 2x3 के मैट्रिक्स में कम, तो भैया डरने की बात नहीं है। अगर मेरे को क्वेश्चन चेंज करके 2x दे दिया, मतलब मुझे 2 रो चाहिए 3 कॉलम चाहिए, तो चलो इसे उल्टा कर देते, एक मैट्रिक्स ले लेते बी, जहां पे मैंने क्या किया, मुझे 2x3 चाहिए, मतलब मेरी 2 रो होनी चाहिए 3 कॉलम। तो ये फैक्ट्री को मैंने क्या किया, ऊपर लिख दिया, है कि नहीं, फैक्ट्री मैंने ऊपर लिख दी और मैन और वुमेन मैंने ऐसे लिख दिए। तो भैया फैक्ट्री 1 में जो मैन थे वो इधर आ गए, फैक्ट्री 2 के मैन इधर आ गए और फैक्ट्री 3 के इधर आ गए। सेम अगर मैं वुमेन की बात करूं तो ये क्या हो गया 25 31 26। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है यहां पे तो आपको दे दिया कि 3x2 मैट्रिक्स है, अगर नहीं भी दिया होता तो हम चाहे मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते या फिर हम लोग मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते, मेरे दोनों सही होते। लेकिन क्यूजी मुझे क्वेश्चन में दे दिया 3x2, तो मेरा अभी के लिए आंसर हुआ ये वाला, जिसमें मैंने 3 रो बनाई है और 2 कॉलम बनाई है। अब ये कहते हैं व्हाट डज द एंट्री थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। चलो देख लेते भाई, अगर मैं बात करूं थर्ड रो सेकंड कॉलम की, तो थर्ड रो ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा, तो इसका मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट वुमेन वर्किंग इन फैक्ट्री 3 विच इज 26। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट। अच्छा भाई 8 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब देखो मैंने आपको बताया था कोई भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो कैसे मिलते हैं, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके। अगर मैं m इंटू एन कर रहा हूं तो मुझे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाते हैं। अब देखो m और n दोनों क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए, करेक्ट, m भी और n भी, 1.1 1.2 कोई डेसिमल तो हो नहीं सकती रो या कॉलम। तो सबसे छोटा m की वैल्यू क्या होगी 1। तो अगर मैं 1 कहूं तो कॉलम कितने होने चाहिए 8। तो पहला पॉसिबल ऑर्डर हो गया ये, जिसमें क्या होगा 1 रो और 8 कॉलम हो गए, तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे 8। अब मैं चलता हूं अगला, अगला नेचुरल नंबर क्या हुआ 2, 2 इंटू क्या करें कि 8 आए 4, तो ये क्या हुआ 8। इसमें क्या हुआ 2 रो 4 कॉलम होगी, है कि नहीं सिंपल। अब देखो जैसे ही मैं 3 लेता हूं तो भाई साहब 8 3 से डिवाइड होता ही नहीं, तो कॉलम मेरे डेसिमल में तो आ नहीं सकते, तो छोड़ दिया। अगला मैंने कहा 4, अगर 4 रो है तो 2 कॉलम हुए तो भी 8 आएगा, और लास्ट आपका हो गया 8 क्रॉस 1, तो ये भी 8 हुआ। तो मेरे पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गए, ये चारों। तो अगर मुझे कोई भी, तो जनरलाइज करते हैं, अगर मुझे कितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं, अगर मान लीजिए मेरे को दे दिए 15 एलिमेंट, तो भाई फिर से मैंने कहा पहला नेचुरल नंबर 1 इंटू 15, 2 से डिवाइड होता नहीं, छोड़ दिया। अगला हुआ 3 इंटू 5, अगला हुआ 4, 4 हो नहीं सकता, अगला हुआ 5 इंटू 3, और फिर क्या हुआ आपका 4 6 7 8, कुछ नहीं हो सकता बेटा 15 के फैक्ट, फिर अगली हुआ आपका 15 इंटू 1। ये ऑर्डर हो गए। तो आपको कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट में दे दूं, उससे आप पॉसिबल ऑर्डर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में चले, एग्जांपल 3। अब ये कहते हैं कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स। अरे वाह, हमें बनाना है 3x2 मैट्रिक्स बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी रो हुई, कितनी रो हुई 3, और कॉलम कितने हुए 2। लेकिन मुझे दिया है मैट्रिक्स जो है दैट शुड बी ए आई जे इज इक्वल टू 1/2, और मॉडुलस के अंदर i माइनस 3। जब देखो मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस में क्या होता है, अगर आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है बच्चों तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाती है, मॉडुलस का काम ये होता है। तो अगर मैं पहले मैट्रिक्स को रफ में लिख लेता हूं, मैंने मान लिया मुझे जो मैट्रिक्स बनाना है ए, 3 रो होनी चाहिए 2 कॉलम, तो A11 A12 2 कॉलम हो गए।
तीन रो में A21, A22, A31, A32, ये मेरा हो गया मैट्रिक्स। अब इसकी वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले मैंने कहा A11, तो A11 में क्या होगा, मैंने डाला 1/2, मॉड में I की जगह डालेंगे 1, J की जगह भी 1, तो 1 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस -2, मॉडुलस से बाहर निकलेगा 2, तो 2/2 हो गया 1। समझ आ गया? अगला करते हैं, शाबाश। A12 फटाफट निकालते हैं। 1/2, फिर से मैंने 1 माइनस 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 1 माइनस 6 -5, मॉडुलस से बाहर निकला 5, तो ये हो गया 5/2। अरे भाई तो बहुत सिंपल है। अगला बनाते हैं A21। A21 में मैंने क्या किया भाई, I को डाला 2, J को डाला 1, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या हुआ, -1, फिर मॉडुलस से बाहर निकला 1, तो ये आ गया आपका 1/2। देखो मॉडुलस से सारी नेगेटिव वैल्यू मेरी पॉजिटिव होती जा रही है। A22 1/2, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 हुआ -4, बाहर निकला 4, 4/2 आ गया आपका 2। इसके बाद A31 में क्या हुआ, 1/2, क्वेश्चन क्या था हमारा, I माइनस 3J, तो I माइनस 3J, तो 3 माइनस I माइनस 3J, यही हुआ। तो 3 माइनस 3 0, तो ये आपका आ गया 0। करेक्ट? तो चेक कर लो, 3 6 3 6, ठीक है। इधर मैंने 3 डाला, 3 माइनस 3 0, और लास्ट एलिमेंट मेरा निकलेगा A32 में फिर से 1/2, I माइनस 3J, I माइनस 3J, तो 3 माइनस 6 -3, बाहर निकला 3, तो ये हो गया 3/2। तो इसी को मैं क्या कहते हैं, मैट्रिक्स में लिख देता हूं यहां पे। इसी को अगर मैं लिखूंगा तो मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा A इज इक्वल टू A11 क्या हुआ मेरा 1, A12 कितना हुआ 5/2, A12 के बाद A21 कितना हुआ 1/2, A22 कितना हुआ 2, A31 कितना बच्चों 0, और A32 3/2। बन गया हमारा 3x2। देखो 3 रो 2 कॉलम, यहां पे लिख दिया 3x2। ये मेरा मैट्रिक्स जो है वो बन गया। क्लियर है? चलो अगले एग्जांपल में चलते हैं, शाबाश। एग्जांपल 4। अब ये क्वेश्चन जो है ये आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। कहने से कहते हैं अगर ये वाला मैट्रिक्स, देखो इसका ऑर्डर क्या है 3x3, और इसका ऑर्डर भी क्या है 3x3, तो मुझे ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो देखो भाई ऑर्डर इक्वल है तो मैट्रिक्स तो इक्वल होंगे ही। लेकिन अब ये कहते हैं मेरी वैल्यू निकालनी ABC XYZ की। बहुत सिंपल है, देखो हमने पढ़ा था अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसका पहला एलिमेंट उठाऊं x+3, तो वो किसके बराबर होना चाहिए 0 के। तो मेरा x कितना आ गया -3, ठीक है। अगला एलिमेंट चलते हैं z+4। अगर मैं ये एलिमेंट उठाऊं A12 क्या हुआ z+4, z+4 विल बी इक्वल टू 6, तो ये इधर गया तो z कितना आ गया -2, लो z भी निकल गया। आगे चलते हैं 2y-7 शुड बी इक्वल टू 3y-2। अब ये देखो दोनों साइड वेरिएबल है, एक साइड वेरिएबल को ले जाते हैं, तो 2y-3y will be equal to -2 + 7 which will be equal to -y is equal to -+5। तो मेरा y कितना आ गया -5। चलो ये भी निकल गया। -6 और -6 तो बराबर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा a को निकालते हैं, तो मैंने यहां पे क्या a-1 इज इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -3 + 1 विच इज इक्वल टू -2। a भी निकल गया, देखो a निकल गया, x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया, आगे 0 इज, अच्छा तो ये 2c + 2 0 के बराबर। तो यहां पे मैंने कहा 2c + 2 इज इक्वल टू 0, 2c विल बी इक्वल टू -2, तो c कितना आ गया -2/2 -1, तो ये c भी निकल गया -1। तो हमारे सब वैल्यू 1 2 3 4 5 निकल गई। अगला b-3 इज इक्वल टू 2b + 4, चलो इससे b निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। b-3 इज इक्वल टू 2b + 4, b को उधर ले गए, b-2b, -3 को राइट हैंड साइड ले गए, 4 + 3, तो मेरा -b आया बच्चों 7, तो b क्या हो जाएगा -7। तो मेरी सारी वैल्यू निकल गई। x मेरा, अब देखो -21 0 0 तो निकल गई। x की वैल्यू हो गई -3, z की वैल्यू -2,
बी की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -1 और ए की -2। क्लियर है? बहुत बढ़िया। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5। इसमें मुझे फिर से इक्वालिटी मैट्रिक्स में क्वेश्चन दिया, मेरे को केवल ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकालनी है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपने एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। इसमें क्या है, मैंने पहले इक्वेशन लिखी, पहली मैंने कहा 2a + b = 4। अब अभी तो ये सॉल्व नहीं हो सकती, करेक्ट, क्योंकि ए और बी दो वेरिएबल है। चलो अगली लिख देते हैं, a - 2b = -3। अच्छा भाई, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। इस वाली इक्वेशन को मैं इंटू 2 कर देता हूं वेरिएबल बी को सेम बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया, 4a + 2b = 8। याद है ना, 10th में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। नीचे वाली इक्वेशन को सेम लिख दिया, a - 2b = -3। अब देखो ये अपोजिट साइन है, मैंने ऐड किया तो ये तो कट गया, 4a और a आया 5a = 5। तो मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर। अगर a मेरा 1 हुआ, मैं इसी में डाल देता हूं 2a + b = 4। a की वैल्यू को मैंने 1 डाला तो 2 + b = 4। b कितना आ गया, 4 - 2 2। तो a और b तो निकल गए। अब आती है बात c और d की। चलो c और d भी निकालते हैं। फिर से इक्वेशन लिखी, 5c - d = 11 एंड 4c + 3d विल बी = 24। चलिए अब क्या करें, देखो 5 और 4 को बनाना पड़ेगा तो मुश्किल है, मैं क्या करता हूं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। वेरिएबल तो मैं कोई भी सेम बना सकता हूं। तो ये हुआ आपका 15c - 3d = 33 और 4c + 3d = 24। ऐड करते हैं, 19c ये कट गया = 7 57। तो 19 से भाई टेबल में c जो 57 कब आता है, 3 में, तो c कितना हो गया, 3। अगर मेरा c निकल गया तो किसी में भी डाल के 5 × 3 - d = 11, 15 - d = 11। तो -g हुआ आपका -4। तो d की वैल्यू आ जाती है 4। तो मेरा a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2, c की वैल्यू 3। अरे वाह, 1 2 3 4, मेरी चारों वैल्यू 1 2 3 4 निकल गई। तो आखिरी में अगर आपको आंसर अच्छी तरह से लिखना है, a1 लिख देना बच्चों, b2 लिख देना, c3 लिख देना और d4। और ये आपको मिल जाएंगे पूरे नंबर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 3.1। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अगले आगे के टॉपिक रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।